नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे ये ई क्लास बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के ई क्लास में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत पार्ट 1 में प्लेटो के द्वारा न्याय का अर्थ, अरस्तु के द्वारा न्याय का अर्थ बताया गया, अरस्तु द्वारा न्याय का वर्गीकरण जो बताया गया उसके बारे में चर्चा की, और उसी संदर्भ में प्लेटो ने जो न्याय का दूसरा विभाजन या दूसरे प्रकार का वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। नंबर 1 सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय को फिर 2 भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। और न्याय का जो दूसरा विभाजन किया है उसमें उसने पूर्ण न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय को फिर अरस्तु ने 2 भागों में विभक्त किया है, प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय। इसी संदर्भ में हम प्लेटो के न्याय के दूसरे भाग, जिसमें वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय को जो 2 भागों में प्लेटो ने बांटा है, उस संदर्भ में हम इस ई क्लास में चर्चा करेंगे। वितरणात्मक न्याय का अर्थ, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, नागरिकों को सम्मान, पुरस्कार, पद व अन्य लाभों के वितरण से है। अरस्तु के समय में एथेंस व यूनान में इस तरह के वितरण का प्रावधान पहले से था। इस समय वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। नागरिक असेंबली आदि में राजनीतिक सहभागिता निभाते थे। उसके लिए उन्हें निश्चित धन, अन्न आदि भी वितरण किया जाता था, और इसी कारण इसको वितरणात्मक न्याय का स्वरूप मानकर इसकी व्याख्या की गई है। नागरिक में निहित व्यक्तिगत गुण वितरण का महत्वपूर्ण आधार होता था। इसे स्पष्ट करते हुए अरस्तु कहता है कि अनेक विभिन्न व्यक्तियों में पदों का न्यायोचित वितरण करने से प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का विचार विद्यमान रहना चाहिए। वितरण में न्यायोचित तरीके से व्यक्ति के गुणों का ध्यान रखना आवश्यक है, ऐसा अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय में बताया है, क्योंकि ऐसा करने से राज्य में असंतोष और अस्थिरता के लक्षणों का प्रादुर्भाव या आविर्भाव नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार के शासनों या संविधानों में इसके वितरणात्मक न्याय के मापदंडों में भी उन्होंने भिन्नता बताई है। लोकतंत्र में और धनिक तंत्र और कुलीन तंत्र, इन 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में या संविधानों में इस वितरणात्मक न्याय के मापदंड अलग अलग बताए हैं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले समानता, स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए राजकीय पदों पर सबके समान दावों को स्वीकार करते हैं। ये पहले प्रकार के शासन व्यवस्था में वितरणात्मक न्याय का मापदंड है। धनिक तंत्र जो शासन व्यवस्था है, धनिक तंत्र का समर्थन करने वालों की मान्यता है कि राज्य में धनी व्यक्तियों का अधिक सहयोग होता है, अतः राजकीय पदों के वितरण का आधार संपत्ति होना चाहिए। ये धनिक तंत्र की शासन व्यवस्था का वितरणात्मक सिद्धांत या उसका मापदंड है। कुलीन तंत्र तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्र में आस्था रखने वालों का कहना है कि कुछ योग्य व्यक्ति राज्य में अधिक सकारात्मक योगदान करते हैं,
अतः राजकीय पदों के वितरण का आधार योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में वितरणात्मक न्याय के मापदंडों को निम्न प्रकार से बताया है। यहाँ अरस्तु सार्वजनिक लोगों को श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान करते हैं उसी को आधार मानकर पद व सामाजिक सम्मान के पक्षधर हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय लोगों में सद्गुण, योग्यता, सज्जनता, साधुता आदि के गुणों के अनुपात में पुरस्कार वितरण के रूप में होने चाहिए। सुधारात्मक न्याय जो प्रथम न्याय का प्रथम विभाजन है और उसमें जो विशिष्ट न्याय या विशेष न्याय था उसका दूसरा रूप है सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय। किसी राज्य में रहने वाले परस्पर नागरिक जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं उससे भी अनेक समस्याएं उदित होती हैं। उनके सुधार के लिए भी अरस्तु न्याय के इस स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जिसमें नंबर 1 है ऐच्छिक व्यवहार। न्याय के इस स्वरूप के संदर्भ में अरस्तु का मानना है कि जब कोई पक्ष या व्यक्ति समझौते या संविधा के किसी बंधन या शर्त को तोड़ देता है जिससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो जाता है तो उसे राज्य अपने न्यायालय में अनुकूल करता है। ऐच्छिक व्यवहार जब व्यक्ति किसी समझौते या संविधा या किसी नियमों को या शर्तों को तोड़ देता है तो उसका निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय है अनैच्छिक व्यवहार। राज्य में जब नागरिक एक दूसरे के प्रति अनुचित आचरण करते हैं या किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो ऐसे में राज्य के न्यायालय में क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति व अपराधी को दंड के प्रावधान द्वारा राज्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इस तथ्य को या इस व्यवहार को बारकर ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सुधारात्मक न्याय व्यक्तियों के आचरण में सुधार कर उनके पारस्परिक व्यवहार संबंधों को पुनः सामंजस्य या समानता की स्थिति पैदा करता है जो उनके अनुचित व्यवहार के कारण बिगड़ जाते हैं। 5वें प्रकार का जो न्याय अरस्तु द्वारा बताया गया है वो है पूर्ण न्याय। यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का न्याय है जिसका संबंध नैतिकता से है। इसका संबंध किसी एक विशेष मानव समाज से न होकर संपूर्ण मानव जाति से है। जो 6ठे प्रकार का न्याय की जो विभाजन वर्गीकरण है वह है राजनीतिक न्याय। इस न्याय का संबंध व्यवहार से है, विधि द्वारा नियंत्रित है। इसमें अरस्तु सामान्य, विशेष, वितरणात्मक, सुधारात्मक सभी न्यायों को सम्मिलित करता है। यह न्याय राज्य के कानूनों पर आधारित है। अपनी रचना एथिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तु लिखता है कि राजनीतिक न्याय उन व्यक्तियों के बीच में पाया जाता है जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं स्वतंत्रता और समानता का उपयोग करने के लिए सामान्य जीवन व्यतीत करने के कारण परस्पर संबंधित होते हैं। अब राजनीतिक न्याय का जो व्याख्या अरस्तु द्वारा की गई है वो राज्य के कानूनों पर आधारित है और उन्होंने अपनी पुस्तक एथिक्स की 5वीं पुस्तक में उन व्यक्तियों के बीच में इन मामलों को निपटारा करने की बात करता है जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, स्वतंत्रता और समानता का उपयोग करने के लिए सामान्य जीवन व्यतीत करने के कारण परस्पर आपस में संबंधित हो जाते हैं। ये राजनीतिक न्याय की श्रेणी में अरस्तु ने माना है।
और सातवें प्रकार का न्याय जो कि राजनीतिक न्याय का ही भाग है, प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय। प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में अरस्तु कहता है यह न्याय सर्वत्र एक सा होता है, इसमें कोई भिन्नता, किसी भी प्रकार की भिन्नता अरस्तु नहीं मानता है, जिसमें व्यक्तियों की इच्छाओं से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अंतिम न्याय का जो संदर्भ या वर्गीकरण उन्होंने बताया है वो है कानूनी न्याय। यह न्याय लिखित और निर्मित कानूनों पर निर्भर करता है। इसका स्वरूप विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है या हो सकता है। अतः संशोधात्मक या सुधारात्मक न्याय का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह पीड़ित व्यक्ति के कष्टों का परिशोधन करे एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करे जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण में व्यवहार से कष्ट पहुंचाया है। अब इसके उपरांत हम इसी संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु के न्याय की समानता और उनके असमानताओं की चर्चा करेंगे। अरस्तु के न्याय और प्लेटो के न्याय में क्या समानताएं हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहली जो समानता है वो है यूनान के दोनों महान दार्शनिकों के जीवन में एकता, सुख, सद्गुण और सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। ये दोनों ही दार्शनिक जीवन में एकता, सुख, सद्गुण और सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। दूसरी समानता है दोनों ही विचारक मनुष्य की प्रकृति, योग्यता व क्षमता के अनुकूल पुरस्कार देने के पक्ष में हैं। तीसरी समानता दोनों ही विचारक व्यक्ति और राज्य में सामंजस्यपूर्ण संबंध चाहते हैं और न्याय की उग्रता को अनावश्यक मानते हैं। चौथी समानता दोनों ही न्याय को नैतिकता, कर्तव्य परायणता, सद्गुण व श्रेष्ठता पर आधारित मानते हैं। और अंतिम और पांचवी समानता जो न्याय के संदर्भ में देखी गई है, बताई गई है, दोनों ही राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए संबंधों की सहजता एवं संतुलित व्यवहार में विश्वास करते हैं। अब इसी कड़ी में आगे प्लेटो व अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों में जो क्या क्या असमानताएं हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय समाज के विभिन्न वर्गों के संबंधों को संतुलित रखने हेतु एक योजना है, जबकि अरस्तु विधि द्वारा समान दृष्टि से नागरिकों के लिए न्याय की योजना प्रस्तुत करता है। ये पहली असमानता के रूप में बताया गया है कि प्लेटो का न्याय समाज के विभिन्न वर्गों के संबंधों को संतुलित रखने हेतु एक योजना है, जबकि अरस्तु विधि द्वारा समान दृष्टि से नागरिकों के लिए न्याय की योजना प्रस्तुत करता है। दूसरी जो असमानता है वो प्लेटो विधि से होने वाले दोषों को दूर करने हेतु उतना प्रयास नहीं करता जितना अरस्तु ने किया है। तीसरी असमानता प्लेटो जहां अपनी प्रारंभिक रचना पॉलिटिक्स में न्याय के लिए कानून को स्वीकार नहीं करता, वहां अरस्तु यथार्थ दृष्टिकोण रखते हुए अति मानव की खोज को असंभव मानते हुए विधि के शासन के महत्व को स्वीकार करता है। चौथी असमानता अरस्तु की न्याय की धारणा प्लेटो की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और विस्तृत, व्यवस्थित व नियोजित है। और इसी संदर्भ में आगे बताया है कि प्लेटो के न्याय
की अवधारणा में कर्तव्य की प्रधानता है। यानी कि प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति जिन गुणों से श्रेष्ठ है वो उस कार्य को ही मुख्य रूप से करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन अरस्तु ने न्याय की अवधारणा में अधिकारों को भी पर्याप्त महत्व दिया है। प्लेटो केवल कर्तव्यों की बात करता है, जबकि अरस्तु ने न्याय की अवधारणा में अधिकारों को भी पर्याप्त महत्व दिया है। छठी जो असमानता है, प्लेटो ने कार्य विशिष्टता के आधार पर 3 वर्गों का विभाजन किया है, जिसमें साहस, विवेक, साहस और शुदा, या शासक, सैनिक और दास जैसी स्थिति के बारे में। जबकि अरस्तु के यथार्थवादी होने के नाते विधि व संविधान पर बल दिया है। 8वीं योजना 3 वर्गों की विभाजन किया है, जबकि अरस्तु आनुपातिक समानता की बात करता है। 7वीं जो असमानता है, प्लेटो ने अपने न्याय में नैतिकता व आध्यात्मिकता को ध्यान में रखा है, जबकि अरस्तु ने यथार्थवादी होने के नाते विधि व संविधान पर बल दिया है। 8वीं जो असमानता प्लेटो और अरस्तु के न्याय में बताई गई है वो है, अरस्तु की न्याय धारणा एक बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्लेटो की न्याय धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा के एक गुण के रूप में स्पष्ट होती है। और अंतिम और 9वीं जो असमानता है, जहाँ प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, अरस्तु का पूर्ण न्याय भी कानूनी है, क्योंकि उसने कानून के पालन को ही न्याय कहा है। संक्षेप में इस न्याय योजना को अगर समझें तो प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक को न्याय पर ही आधारित किया है, जबकि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं है। प्लेटो ने न्याय को अपने आदर्श राज्य में जितना महत्व दिया उतना अरस्तु ने नहीं दिया है। इस प्रकार ये अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पार्ट 2 में ये इन अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का विवेचन आपके ई क्लास में संपूर्ण हुआ। आप सभी का धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।